नमस्कार दोस्तों, एडियल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 5 पे डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट भी चल रहा है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। यानी कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये तापमान को स्थिर रखने में मददगार होता है। ओके, तापमान को स्थिर रखना। नोट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। और यह भी याद रखिए कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रहते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होगी, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, जितना अधिक तापमान बढ़ेगा उतनी ही जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। नोट में लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी यानी कि आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। वाष्पीकरण की दर अगर तेज होगी तो ओस जो है तेज हवा वाली रात्रि में नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न परिवर्तन होता है। यानी कि जब भी पानी में नमक या कोई भी इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है तो उसमें क्या बदलाव होगा, तो उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बढ़ेगा, और उसका जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घटेगा। ये याद रखिएगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका घटेगा। जब कभी भी पानी में नमक या कोई भी इम्प्यूरिटीज मिलाई जाएगी तो उसमें क्वथनांक उसका बढ़ेगा और जमाव बिंदु जो है उसका घटेगा। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसी कारण से जो है गर्मी के दिनों में माना जाता है कि सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, इसका मेन कारण जो है वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन क्रिया के कारण से घड़ा जो है जल को ठंडा रखता है। नेक्स्ट, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कारण है, हमारा रक्त जो है यानी कि ब्लड जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें वायुमंडलीय जो दबाव है उसका महसूस नहीं हो पाता है रक्त के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अधिक ऊष्मा होगी तो लाजमी है कि जल्दी खाना बनेगा, और कमरे के तापमान से लगभग 2 गुना इसमें वायुदाब पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो है टूट जाती है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, उसका आयतन जो है फैलेगा, और आयतन फैलेगा तो जो भी बोतल है वो अधिक से अधिक स्थान जो है पानी जो है जमने पर घेरेगा, तो उस कारण से बोतल जो है टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें यानी कि जिसमें बादल घिरे रहते हैं अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। इसका क्योंकि बादल क्या करते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। जो भी बादल आकाश में छाए रहते हैं तो जो उस पृथ्वी जो है ऊष्मा जो भी छोड़ती है तो उसको वो लोग फिर से पृथ्वी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस कारण से गर्मी जो है बढ़ जाती है। तो जो भी आकाश में जब बादल जो छाए रहते हैं उन दिनों में अपेक्षाकृत जो है तापमान जो है धरातल का काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है उदाहरण है किसका, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। दो तरंग की तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो ध्वनि किस तरह की तरंग है, अनुदैर्घ्य, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। किसी माध्यम में
यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर यदि माध्यम कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, समानांतर। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है शून्य में यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर पाएगी। और सबसे ज़्यादा जो है तेज गति से किस में करती है? तो ठोस चीज़ों में करती है। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवर्तित होती है? तो ये आयनमंडल से यानी आयनोस्फीयर से ये जो है प्रवर्तित होती है। और आयनमंडल की जो ऊंचाई होती है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर होती है। ठीक है। और यहाँ की हवा जो है विद्युत आवेशित होती है। हवा क्या होती है यहाँ की? विद्युत आवेशित। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें किस तरह की किरणें हैं? तो ये आवेशित कण है। ठीक है, आवेशित कण यानी कि चार्ज। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के समान गमन करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है वो कितना होता है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो प्रयोग करता है। यानी कि रडार जो है किस तरह का यूज करके कोई भी वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है चाहे जा रही है। तो रडार जो है रेडियो तरंग का यूज करता है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे, विशेषतः रेडियो तरंगे जो है सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात के समय जो है खोजबीन में किया जाता है। तो ये औरक तरंगे हैं, इन्हीं को इंफ्रारेड वेव कहा जाता है। औरक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। तो यह भी याद रखिएगा कि औरक तरंगे किस तरह की तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय है। इनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो ये माइक्रोवेव, इन्हीं को सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है। दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो माइक्रोवेव। नेक्स्ट, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये आंतों के रोगों के निदान में किस तरह की किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। और एक्स किरण के बारे में याद रखिएगा कि एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाने वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो वह भी एक्स किरण का ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग डिस्कशन में लगभग 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए